हेलो एवरीवन। उम्मीद आप ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज के लेक्चर में कुछ बेसिक बात होगी, कुछ हिस्ट्री की बात होगी, कुछ डिस्कवरी की भी बात होगी कि हमारे पास अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की बात होने वाली है कि हमने इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे करी, इसके बारे में बात करेंगे। तो चूंकि ये पहला लेक्चर है, अगर आपने इससे पहला चैप्टर नहीं पढ़ा तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से भी आपको परफेक्ट समझ में आने वाला है बेटा। लेकिन चूंकि सिलेबस की बात है, पहला चैप्टर एग्जाम में आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे भी आप जब आप 12th में आओगे तो उसके लिए भी पहला चैप्टर बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए भी नीड पड़ेगी, इसलिए आपको वो चैप्टर भी जाकर बेटा जरूर जरूर देखना है। तो आज के लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, चलिए देखते हैं बेटा। आज के लेक्चर में बात करेंगे परमाणु और परमाणु के मूल कण के बारे में। परमाणु क्या होता है और परमाणु के फंडामेंटल पार्टिकल्स, मूल कण कौन कौन से हैं, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। साथ में हम बात करेंगे बेटा कैथोड किरणें। कैथोड किरणें, कैथोड रेज क्या होती है, और कैथोड रेज से हमारे पास किस चीज की डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रॉन की खोज की। तो यहाँ पर इसकी भी बात करेंगे। कैथोड किरणों के गुण की बात करेंगे, कैथोड किरणों की प्रॉपर्टीज क्या है उसकी बात करेंगे। साथ में इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान, जिसे E/m बोलते हैं, इसके अनुपात की बात करेंगे। और किसकी बात करेंगे बेटा हम, इलेक्ट्रॉन के आवेश की गणना, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, जो आवेश है, उसकी गणना की बात करेंगे। साथ में इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की गणना की भी बात करेंगे। क्लियर है बात? तो ये सारी चीजें आज के लेक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं। कॉपी पेन उठा लीजिए बेटा और स्टार्ट करिए। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आज के लेक्चर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ एटम्स और उनके एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट के बारे में देख लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं बेटा, अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझते रहना, हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H, परमाणु क्रमांक होता है 1, परमाणु भार भी कितना होता है, 1 होता है। ऐसे हीलियम है, ऐसे हमारे पास लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियोन है। सिंबल आपको बताइए, हीलियम का He, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, बोरोन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F और नियोन का बेटा Ne। आप देख सकते हो जितने भी एलिमेंट्स है ये, इन सब का जो सिंबल है वो स्टार्टिंग का वर्ड है। हाइड्रोजन H, हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरोन B, कार्बन C, स्टार्टिंग का वर्ड है या नहीं है? हाँ, ये फोकस करना बात बेटा। एटॉमिक नंबर इसका 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कर सकते हो। एटॉमिक वेट की अगर बात करें, परमाणु भार की अगर बात करें, तो हीलियम का 4 होता है बेटा, लिथियम का 7, बेरिलियम का 9, बोरोन का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 और फ्लोरीन का 19। साथ में हमारे पास नियोन का कितना होता है, 20 होता है। क्लियर है बात? पता चल जाएगा। हाँ, नोट करते चलना बेटा इन सभी चीजों को। अब बात करते हैं बेटा हम यहां पर इसकी, अब बात करते हैं सोडियम की। आप मुझे बताइए, पहले हमने जब 10 एलिमेंट की बात करी तो इनका सिंबल स्टार्टिंग का वर्ड था। जब हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का सिंबल S होना चाहिए था, लेकिन है क्या, Na। ये क्या है, ये तो कमाल की बात हो गई भाई, होना तो चाहिए था S सोडियम का सिंबल, और है क्या, Na। आगे देख लो, मैग्नीशियम का Mg स्टार्टिंग का वर्ड है, एल्यूमिनियम का Al स्टार्टिंग का वर्ड है, सिलिकॉन का Si, फॉस्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, आर्गन का Ar स्टार्टिंग का वर्ड है या नहीं है। लेकिन जब मैं पोटेशियम पर आता हूं तो पोटेशियम का सिंबल तो P होना चाहिए था, K है सिंबल। समझ रहे हो बात को? हाँ, ये फोकस करने वाली बात है। कैल्शियम का बेटा Ca दिख रहा है, कैल्शियम, हाँ दिख रहा है, कैल्शियम का Ca स्टार्टिंग का वर्ड है ना। अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूं, सोडियम के 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 चेक कर सकते हो। परमाणु भार की बात करेंगे तो परमाणु भार सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24,
एल्यूमिनियम का 27, सिलिकॉन का 28, फॉस्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, आर्गन का 36, पोटेशियम का 39 और कैल्शियम का 40 होता है। अब ये क्या है कि इसका स्टार्टिंग का वर्ड NaQ है, SQ नहीं है, इसका स्टार्टिंग का वर्ड KQ है, PQ नहीं है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, अभी एक और टेबल देख लेते हैं उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं बेटा। अब अगर हम बात करें स्कैंडियम की, स्कैंडियम का देखो SCO का सिंबल स्टार्टिंग का वर्ड है, टाइटेनियम का TI, वेनेडियम का V, क्रोमियम का Cr स्टार्टिंग का वर्ड है, मैग्नीज का Mn स्टार्टिंग का वर्ड है, आयरन का Fe, आयरन का I क्यों नहीं है, Fe क्यों है सिंबल इसका, कोबाल्ट का CO, निकिल का Ni, कॉपर का CO होना चाहिए था, कॉपर COPPER कॉपर, यहां Cu है, Cu है भाई। जिंक का Zn, सबका सिंबल स्टार्टिंग का वर्ड है। चलिए एटॉमिक नंबर देख लेते हैं, स्कैंडियम 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 कर सकते हो। कुछ एटॉमिक वेट मैंने यहाँ पर दे रखे हैं जो काम के, जैसे मैग्नीज का 55, आयरन का 56 और कॉपर का बेटा होता है 63.5। तो अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों है बेटा। तो यहां स्टार्ट करते हैं अब हम, ध्यान से देखना। मेरे पास अगर बात की जाए लैटिन लैंग्वेज की, लैटिन भाषा की, लैटिन भाषा की, तो जब केमिस्ट्री स्टार्ट हुई या फिर हम मॉडर्न केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो मिस्री से बात करते हैं, और वहां की जो लैंग्वेज थी वो कौन सी थी, लैटिन थी। तो लैटिन लैंग्वेज में ध्यान से देखना बेटा, लैटिन लैंग्वेज में सोडियम Na को हम नेट्रियम पढ़ते हैं, नेट्रियम। नेट्रियम के बेसिस पर सिंबल Na दिया गया, नेट्रियम के बेसिस पर आप देख सकते हो। पोटेशियम को, पोटेशियम मतलब के को हम कलियम कहते हैं, कलियम, इसलिए कलियम के बेसिस पर सिंबल के दिया गया। लैटिन लैंग्वेज में इनके नाम है बेटा, सोडियम को नेट्रियम, पोटेशियम को कलियम, आयरन को Fe को बेटा सॉरी फेरम कहा गया, फेरम, इसलिए इसका सिंबल क्या दिया गया, Fe दिया गया, फेरम, इसलिए इसका सिंबल बेटा क्या दिया गया, Fe दिया गया। कॉपर की अगर मैं बात करूं, कॉपर की, कॉपर जिसका सिंबल Cu बोल रहे हैं हम, क्यूप्रम कहा गया, क्यूप्रम, क्यूप्रम कहा गया, इसलिए इसका सिंबल Cu दिया गया। अभी और ले लेते हैं, जैसे सिल्वर होता है, सिल्वर, सिल्वर का सिंबल बेटा Ag होना चाहिए था, और होता क्या है, सॉरी सिल्वर का सिंबल S होना चाहिए था और होता क्या है, Ag। तो अर्जेंटन, अर्जेंटम, अर्जेंटम कहा गया लैटिन लैंग्वेज में, इसलिए इसका सिंबल क्या दिया गया बेटा, Ag। ऐसे गोल्ड होता है, गोल्ड, गोल्ड का सिंबल G होना चाहिए था और होता Au है। तो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि गोल्ड को हमने क्या कहा, ओरम कहा, ओरम। तो इनके सिंबल स्टार्टिंग के वर्ड क्यों नहीं होते हैं वो आपके सामने, क्योंकि इनको लैटिन लैंग्वेज में कुछ अलग नाम से रिप्रेजेंट किया गया, इसलिए उनके बेसिस पर इनका सिंबल रखा गया। जैसे सोडियम का नेट्रियम, पोटेशियम का कलियम, आयरन का फेरम, कॉपर का क्यूप्रम, सिल्वर का अर्जेंटेनम और गोल्ड का ओरम। बात समझ में आ गई, नोट करो फिर आगे चलते, कर लिया नोट। चलिए अब बात करते हैं हम यहां पर परमाणु के बारे में, परमाणु के बारे में कि परमाणु क्या होता है। परमाणु की जब हम बात करते हैं बेटा, चलिए तो अब हम बात करते हैं परमाणु के बारे में। परमाणु क्या होता है, ध्यान से समझना। ग्रीक भाषा में, ग्रीक भाषा में
कौन सी भाषा में भाई? हमने ग्रीक भाषा की बात कर रहे हैं। ग्रीक भाषा में, हाँ जी, ग्रीक भाषा में हम एटम को एटोमस बोलते हैं, एटोमस। और एटोमस का मतलब है ग्रीक भाषा में ना काटे जाने वाला, न काटे जाने वाला, काटे जाने वाला, या फिर मैं कह सकता हूं अविभाज्य। मैं यहां इसलिए लिख रहा हूं, मैं अलग भी समझा सकता था क्योंकि मैंने एटम के बारे में पिछले चैप्टर में फुल डिस्कस करा था, बल्कि हमने परमाणु मॉडल भी पढ़ा था डॉल्टन्स का, तो बहुत अच्छे से डिस्कस करा है। आप जब चैप्टर देखोगे तो सब कुछ क्लियरली समझ में आएगा। इसलिए मैं ये भी बता रहा हूँ, ग्रीक भाषा में एटम को हम एटोमस बोलते हैं, और एटोमस का मतलब है ग्रीक भाषा में, एटम्स का मतलब है ना काटे जाने वाला, जिसे आप काट नहीं सकते, जिसे और विभाजित नहीं कर सकते, मतलब अविभाज्य, विभाज्य सॉरी, अविभाज्य। मतलब मैं क्या कह सकता हूं बेटा? अविभाज्य, जिसको हम आगे की ओर विभाजित नहीं कर सकते, आगे की ओर तोड़ नहीं सकते। जैसे जैसे तो मैं तोड़ सकता हूं कई हजार टुकड़ों में, हाँ, लेकिन एटम ऐसी पदार्थ, ऐसा चीज है, ऐसा कण है जिसे हम आगे की ओर नहीं तोड़ सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? परमाणु। और परमाणु बिना अपघटित हुए किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाएगा। तो चलिए हम डेफिनेशंस की बात करते हैं। द्रव्य, द्रव्य मतलब मैटर, कोई भी चीज हो, मैं हूं, आप हो, ये है, बोतल है, या एनीवन, कुछ भी है, ये बोर्ड है, कुछ भी है, मैटर, सारे मैटर है। मैटर क्या होता है? जो स्थान घेरता हो, जिसका द्रव्यमान हो, वो मैटर है, वो द्रव्य है। तो द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण, वह सबसे छोटा कण जिनसे मिलकर अणु बनते हैं, भाई परमाणुओं से मिलकर ही अणु बनते हैं, तथा जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए, बिना टूटे, बिना बदले, बिना टूटे बिना बदले, दोनों वर्ड बोल रहा हूं, बिना टूटे बिना बदले भाग लेता है, परमाणु कहलाता है, परमाणु कहलाता है। समझ रहे हो बात को? परमाणु किसे बोलते हैं? क्या कहलाता है बेटा? परमाणु कहलाता है। डाल्टन के सिद्धांत अनुसार भी यह सत्य माना जाता रहा है। भाई डाल्टन ने तो दी थी थ्योरी, तो इनके अकॉर्डिंग हमने इनको सच मान रखा था, परंतु आधुनिक खोजों ने, यानी कि जब हमारे पास मॉडर्न खोजें होने लगी, लगभग हमने 100 साल तक, 90 साल तक इस बात को सच माना कि परमाणु को हम विभाजित नहीं कर सकते, परमाणु को हम काट नहीं सकते आगे की ओर, लगभग 90 साल, 100 साल तक। लेकिन इसके बाद, ध्यान से समझते रहना बेटा, इसके बाद हमने कहा, यह सिद्ध कर दिया गया कि परमाणु भाई अविभाज्य नहीं है, परमाणु को विभाजित किया जा सकता है बेटा। हाँ आगे चलो। अपितु विभिन्न प्रकार के अति सूक्ष्म कणों, जो परमाणु है ना, वो बहुत सारे अति सूक्ष्म कणों, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आगे भी मैं ले सकता था, पाई, मेसान, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ले सकता था, पॉजिट्रॉन, बस मैंने, लेकिन ये मेन है तो इसलिए मैंने ये ले लिए, न्यूट्रॉन आदि से मिलकर बना है। यद्यपि यह रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाला सूक्ष्मतम कण है, लेकिन ये फिर भी क्या है बेटा? रासायनिक अभिक्रिया में तो परमाणु ही भाग लेगा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला क्या है हमारा? सूक्ष्मतम कण है, जो किससे मिलकर बनता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, यानी कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। उपरोक्त कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के मूल कण कहलाते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स। मूल कण क्या होता है बेटा? हाँ, जो बेसिक चीजें होती है, मूल कहलाती है। जैसे मेरे और आप में कुछ बेसिक कॉमन चीजें हैं, मेरे हाथ है दो, आपके भी दो हाथ है, मेरी आंखें दो, आपकी भी दो आंखें हैं, कुछ कॉमन है। जैसे मकान की एक बेसिक है नींव, हर मकान की नींव बेस है, सब मकान में नींव होगी, तो उसका भी वो एक मूल पार्ट, मूल चीज हो गई, बेसिक हो गया कि भाई नींव हमारा बेस है, मकान का बेस है। ऐसे ही हर परमाणु के अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, हर परमाणु के अंदर कॉमन है, हर एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होंगे, प्रोटॉन भी होंगे और न्यूट्रॉन भी होंगे। इसलिए हम कहेंगे कि ये परमाणु के बेस है, क्योंकि हर परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं।
तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मूल कण। मूल कण होता है जो हर एटम्स के अंदर पाया जाता हो। तो हर एटम्स के अंदर क्या पाया जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी पाया जाता है, प्रोटॉन्स भी पाया जाता है और न्यूट्रॉन भी पाया जाता है। इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, परमाणु के मूल कण, फंडामेंटल पार्टिकल्स कहलाते हैं, क्योंकि यह परमाणु में सदैव उपस्थित रहते हैं। और इसका एक्सेप्शन भी है, इसका एक्सेप्शन भी है, अपवाद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अपवाद है भाई इसका, बेटा हाइड्रोजन क्या है, इसका अपवाद है, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन नहीं है। हाइड्रोजन में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है, इसलिए हाइड्रोजन इसका एक्सेप्शनल है, अपवाद है। हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी जितने भी एटम्स हैं उन सभी एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होगा, प्रोटॉन भी होगा और न्यूट्रॉन भी होगा, किसे छोड़कर, हाइड्रोजन को छोड़कर। बात समझ में आ गई होगी, आगे चले। चलिए बेटा, इंपॉर्टेंट बात यहां से नोट करके जाना कि परमाणु के मूल कण कौन कौन से हैं, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। तो परमाणु के मूल कण बेटा 3 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चले आगे चलते हैं बेटा, अब बात करते हैं कैथोड किरणें मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज। कैथोड किरणें मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज। तो इसके लिए इसे समझते हैं बेटा अच्छे से। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। कैथोड किरणें मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज, ध्यान से समझना। कैथोड किरणें, कैथोड किरणें, कैथोड किरणें, या फिर मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रॉन की खोज या कैथोड रेज। ध्यान से समझना बेटा, अच्छे से, बहुत अच्छे से समझना है। चलो, अब हमारे पास क्या हुआ, स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूं, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दिया मैं माइकल फेराडे ने। और माइकल फेराडे ने किस तरह की इंफॉर्मेशन दी, उन्होंने बहुत सारे विद्युत अपघटन करे। विद्युत अपघटन पे उन्होंने कहा कि जो जब हम किसी का विद्युत अपघटन करते हैं तो इलेक्ट्रोडों पर रिएक्शन होती है, रासायनिक अभिक्रिया। इसी चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई करा और इसी चीज को सबसे पहले 1859 में विलियम 1859 में जूलियस पल्कर ने, सुनते रहना बेटा अच्छे से बात, 1859 जूलियस पल्कर ने, किसने, जूलियस पल्कर ने एक एक हमारे पास विसर्जन नलिका ली कांच की, और इस विसर्जन नलिका को वैक्यूम पंप से जोड़ा, साथ में यहां पर लो प्रेशर क्रिएट करा और हाई वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट करा। जब उन्होंने हाई वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट करा तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया या दिखाई दिया, लेकिन ये सिस्टम में वो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी या कैथोड किरणों की डिस्कवरी नहीं कर पाए। तो इसलिए इसी मॉडल को आगे की ओर 1879 में और 1897 में बेटा, 1879 में कौन थे, विलियम क्रुक्स, विलियम क्रुक्स, और 1897 में कौन थे, जे जे थॉमसन, जे जे थॉमसन, जे जे थॉमसन ने वापस इसी सेटअप को दोहराया और इसमें बड़ी सफलता हासिल की। और इस सफलता का श्रेय ज्यादा किसे जाता है बेटा, जे जे थॉमसन को। इस सफलता का जो श्रेय वो किसको जाता है, जे जे थॉमसन को। तो हम उसी सेटअप की बात करें जिस सेटअप से कैथोड किरणों की खोज हुई, मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। तो चलिए देखते हैं, ध्यान से समझना बेटा। हमारे पास एक कांच की विसर्जन नलिका है, ये क्लियर। यहां हमने क्या करा, एक वैक्यूम पंप क्रिएट करा, सुनते रहना भाई अच्छे से। वैक्यूम पंप क्या करा हमने यहां पर, क्रिएट करा। ये यहां हमने क्या लगा दिया बेटा, एक वैक्यूम पंप लगा दिया, ये लगा, ये क्या है हमारे पास, वैक्यूम पंप।
निर्वात पंप, वैक्यूम पंप क्रिएट कर दिया बेटा यहां पर। अच्छा, अब हमने क्या करा, ध्यान से सुनते रहना बेटा। हमने क्या करा, जब वैक्यूम पंप लगाया, ये कांच की नली का है, इस तरीके से ध्यान से समझते रहना बेटा। ये हमारे पास एक वैक्यूम पंप था। वैक्यूम पंप के थ्रू इस कांच की नली के अंदर जो एयर थी उसको बाहर कर दिया हमने। तो यहां वेरी लो प्रेशर क्रिएट करा गया। वेरी लो प्रेशर मतलब 0.01 mmHg, इतना प्रेशर क्रिएट करा। वेरी लो प्रेशर 0.01 mmHg, ताकि यहां से क्या हो, एयर डिस्टर्ब ना कर सके, वायु डिस्टर्ब ना कर सके रेज को या किरणों को। तो इसलिए वेरी लो प्रेशर क्रिएट करा, तो वैक्यूम पंप क्रिएट कर दिया हमने। वैक्यूम पंप ने यहां से क्या करा, ऑक्सीजन को बाहर कर दी। अब इन्होंने क्या करा, दो धातुओं के इलेक्ट्रोड लगाए बेटा, दो धातुओं के इलेक्ट्रोड। ध्यान से देखना अच्छे से, ये रहा, धातुओं के इलेक्ट्रोड बेटा। ठीक है, एक इधर मैं इसको ऐसा करके बना लेता हूं, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। ये इसको भी ऐसे करके बना लेते हैं। ये रहा। अब इन इलेक्ट्रोडों को हाई वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट किया बेटा। इन इलेक्ट्रोडों को हाई वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, यार हाई वोल्टेज की बैटरी से। इन इलेक्ट्रोडों को हाई वोल्टेज की बैटरी से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। मैं सेटअप तैयार कर रहा हूं बेटा, हाई वोल्टेज की बैटरी से। और वो कितनी वोल्टेज थी बेटा, वोल्टेज थी 10,000 वोल्ट की, 10,000 वोल्ट। हाई वोल्टेज की बैटरी, बहुत ज्यादा, 10,000 वोल्ट। तो इन्होंने क्या करा, जब 10,000 वोल्ट पर इसके अंदर कुछ गैसेस भरी, कुछ गैसेस भरी बेटा, गैसेस भरी इनमें, इसके अंदर। तो इन्होंने देखा कि कुछ रेज कैथोड से निकल रही है और एनोड की ओर जा रही है। कुछ रेज बेटा कैथोड से निकल रही है और कहां को जा रही है, एनोड की ओर जा रही है। कैथोड से निकल रही है और एनोड की ओर जा रही है। इन्हों देख, कैथोड से निकली कुछ रेज और कहां को जा रही है, एनोड की ओर जा रही है, राइट। तो इसलिए चूंकि कैथोड से निकल रही थी, इसलिए इनको नाम दिया गया कैथोड रेज। इसलिए इनको क्या नाम दिया गया बेटा, कैथोड रेज। क्योंकि कैथोड से निकल रही थी, इसलिए हमने इसका नाम क्या दिया, कैथोड रेज। सुनते रहना, अच्छे से समझ में आएगी बात सारी की सारी। अभी तो हम कर रहे हैं बात, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। चूंकि किरणें कैथोड से निकल रही थी और कैथोड की ओर से एनोड की ओर जा रही थी, तो ध्यान से देखो, कैथोड पर होता है बेटा नेगेटिव चार्ज और एनोड पर होता है पॉजिटिव चार्ज। एनोड पर कैसा चार्ज होता है बेटा, पॉजिटिव। कैथोड पर कैसा चार्ज होता है बेटा, नेगेटिव। तो कैथोड से निकलकर कहां जा रही थी, एनोड की ओर जा रही थी, प्लस की ओर जा रही थी। तो चूंकि कैथोड से निकली, इसलिए इनको क्या नाम दिया गया, कैथोड रेज नाम दिया गया। अब सुनते रहना, जब ये कैथोड से निकली तो इन्होंने क्या करा, ध्यान से समझते रहना। इन्होंने क्या करा, इस एक्सपेरिमेंट को और ज्यादा सक्सेस करने के लिए, और ज्यादा सक्सेस करने के लिए, मैं इसे हटा देता हूं 2 मिनट को। और ज्यादा सक्सेस करने के लिए एनोड की दीवार के पीछे, एनोड की दीवार पर इन्होंने एक लैब करा। और वो लैपिंग जो करी बेटा, वो जिंक सल्फाइड स्फुर दीप्ति पदार्थ की करी, फ्लोरोसेंट मटेरियल जिसे हम बोलते हैं, ये लैपिंग। ठीक है बेटा, किसकी लैपिंग थी, स्फुर दीप्ति पदार्थ है, स्फुर दीप्ति पदार्थ जिंक सल्फाइड का।
अब इस पदार्थ से जैसे ही कोई पार्टिकल टकराएगा तो वो चमक उत्पन्न करेगा। इस पदार्थ से जैसे ही कोई पार्टिकल टकराता है तो वो क्या करता है बेटा, एक स्पार्क, चमक उत्पन्न करता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि भाई कुछ किरणें कैथोड से निकलकर कहां जा रही है, एनोड की ओर जा रही है, और सीधा इसके ऊपर क्या कर रही है, वो टकरा रही है, जिसकी वजह से वो चमक उत्पन्न कर रही है। तो टकराने के लिए हमने क्या करा, इस कैथोड को थोड़ा छिद्रित कर दिया। कैथोड को क्या कर दिया बेटा, छिद्रित। तो कुछ इस तरह का यहाँ पर छोटे छोटे होल्स कर दिए, ये होल्स है व्हाइट, ये समझ लीजिए, छोटे छोटे होल्स कर दिए, छिद्रित कैथोड कर दिया, राइट। ये एनोड है तो प्लस चार्ज है बेटा, इसको हम क्या बोल रहे हैं, एनोड कह रहे हैं। बात समझ भाई। तो कुछ किरणें जब कैथोड से निकलकर एनोड की ओर जा रही है तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में इन्होंने कहा, सबसे पहली जो बात कही, ध्यान से सुनते रहना बेटा, उन्होंने कहा कि जो कैथोड किरणें हैं वो सीधे मार्ग में चलती है, सीधी मार्ग, सीधी रेखा, बिल्कुल एक सीधे पथ पर चलती है। और इसको सिद्ध करने के लिए इन्होंने कहा कि अगर मैं इसके पथ के बीच में कोई एक भारी पदार्थ रखूं, देखो मैं पदार्थ रख रहा हूं भारी, मान लीजिए, तो इसकी छाया जस्ट पीछे बनती है, कैथोड के सामने वाली दीवार पे बनती है, कैथोड के सामने वाली दीवार पे बनती है। मान लीजिए लाइट मेरे हाथ पे पड़ रही है तो इसकी छाया पीछे बन रही है ना, कहां बन रही है, पीछे। तो जैसे ही किरणें इससे टकराई तो अगर मैं भारी चीज रखूं तो इसकी जो छाया है ना वो कैथोड के सामने वाली दीवार पर, यानी कि यहां बन रही थी। तो इससे पता चल गया कि ये जो किरणें हैं वो बिल्कुल सीधी रेखा में चलती हैं। तो इस तरह के कुछ प्रॉपर्टीज की बात करी, तो पहले आइए हम वहीं पर चलते हैं पॉइंट्स पर, ताकि इसको और अच्छे से समझा जा सके। तो चलिए पहले सेटअप की बात कर लेते हैं बेटा। सर्वप्रथम गैसों के विद्युत विसर्जन का अध्ययन किया गया। इसके लिए एक विसर्जन नली लेते हैं, विसर्जन नली ली हमने, जो एक कांच की नली है ना, ये इसे हम विसर्जन नली बोलते हैं, जिसे कैथोड किरण नलिका, कैथोड रेज ट्यूब कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, कैथोड किरण नलिका या फिर कैथोड रेज ट्यूब कहते हैं। यह कांच की बनी होती है जिसमें धातु के 2 इलेक्ट्रोड लगाए हैं ना हमने, जिसमें धातु के 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। नली को निर्वात पंप लगाया हमने से जोड़ा जाता है, जिससे कि नलिका के अंदर का दाब कम किया जा सके। विद्युत विसर्जन कम दाब तथा उच्च विभव पर ही प्रेक्षित किया जा सकता है। एक तो कम दाब होना चाहिए और हाई वोल्टेज हो तभी देखा जा सकता है, इसके अलावा हम नहीं देख सकते। चलिए, जब इलेक्ट्रोड पर उच्च विभव यानी कि 10,000 वोल्ट लगाया जाता है तो कैथोड से एक प्रकार की अदृश्य किरणें निकलती है। मैंने बताया कि कैथोड से क्या निकलेगी, हमारे पास किरणें निकलेगी। इन्हें कैथोड किरणें अथवा कैथोड किरण कण कहते हैं, कैथोड किरणें या फिर कैथोड किरण कण कहते हैं। यह कण विसर्जन नलिका की कांच की दीवार पर हरे रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है, हरे रंग की चमक उत्पन्न करती है। कैथोड से एनोड की तरफ जाने वाली, कैथोड से कहां जा रही है बेटा, एनोड की ओर जाने वाली इन अदृश्य बेटा, इन अदृश्य किरणों की सत्यता को सिद्ध करने के लिए एक हमने छिद्रित एनोड लेते हैं, हमने छिद्रित एनोड ले लिया, मैंने कहा था आपको, और एनोड के पीछे नली पर स्फुरदीप्ति पदार्थ जिंक सल्फाइड का लेप किया जाता है। मैंने करा है लेप, करा नहीं? अच्छा, जब ये किरणें एनोड के छिद्र में से गुजरकर जिंक सल्फाइड ZnS की परत पर टकराती है तब वहां पर एक चमकीला बिंदु बन जाता है, चमक उत्पन्न होने लगती है। अतः कैथोड किरणों में केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो कैथोड किरणें जो टकरा रही है, जो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है, मतलब वो कौन है, वो इलेक्ट्रॉन है। वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? वो सेटअप मैंने बताया, इस सेटअप का एक्सप्लेनेशन यहां है बेटा। चलिए अब आगे चलते हैं। कैथोड किरणों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, इसको देखते हैं बेटा। पहले पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले विलियम क्रूक्स 1879 तथा जे थॉमसन 1897 तथा कई अन्य वैज्ञानिकों ने कैथोड किरणों के गुणों का अध्ययन किया, जो कि निम्नलिखित है। पहला पॉइंट ध्यान से समझते रहो सेटअप को। कैथोड किरणों के गुण, जो कैथोड किरणों के गुण है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। कैथोड किरणों के गुण, विसर्जन नली में, विसर्जन नली में, नली है बेटा ये,
विसर्जन नली में, विसर्जन नली में ली गई गैस, जो विसर्जन नली के अंदर हमने गैस ली है, गैस उसके तापमान, दाब तथा धातु के इलेक्ट्रोड, जो हमने धातु के इलेक्ट्रोड लिए उस पर निर्भर नहीं करता। जो हमारे पास कैथोड किरणों के गुण है ना, कैथोड किरणें की जो प्रॉपर्टीज है, वो ना तो गैस की प्रकृति पर निर्भर करे कि भाई अलग अलग गैस के लिए कैथोड किरणें अलग अलग होंगी, नहीं, ना दाब पे निर्भर करेगा, दाब घटाया बढ़ाया तो उस पर डिपेंड करेगा, ना तापमान पे डिपेंड करेगा, ना धातु के इलेक्ट्रोड के अलग अलग धातु के इलेक्ट्रोड लगा दो तो शायद चेंज हो जाए, इन सब पर डिपेंड नहीं करता है, कि प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। विभिन्न दशाओं में ये गुण समान ही रहते हैं, कैसी कंडीशन हो ये गुण सेम ही रहेगा। इसको मैं आगे समझाऊंगा, इस गुण को और आगे समझाऊंगा, फिलहाल दूसरी प्रॉपर्टी लेते हैं। दूसरा, कैथोड किरणें कैथोड से उत्पन्न होकर एनोड की ओर सीधी रेखा में चलती हैं। मैंने बताया जो कैथोड किरणें होती है वो कैथोड से उत्पन्न होकर एनोड की ओर सीधी रेखा में चलती है। इस तथ्य की पुष्टि इस प्रयोग से होती है, हमने एक्सपेरिमेंट करा कि यदि इन किरणों के पथ में कोई ठोस वस्तु, कोई सॉलिड वस्तु रख दी जाए तो क्या होगा, तो उसकी छाया कैथोड के सामने वाली दीवार पर बन जाती है, सामने वाली दीवार पर बन जाती है, उसकी शैडो जो इसका, इससे पता चलता है कि जो किरणें है वो बिल्कुल कहां जा रही है, सीधी रेखा में जा रही है। तीसरा पॉइंट देखो बेटा, यदि हम कैथोड किरणों के पथ में एक हल्का पहिया रख दे, कैथोड किरणों के हमने अगर कैथोड किरणों के पथ में एक हल्का पहिया रखते हैं तो वह घूमने लगता है, वो मोशन करने लगता है। मसलन यहां से कैथोड किरण आ रही है और मैं इसके बीच में क्या कर रहा हूं, एक हल्का पहिया रख रहा हूं इस तरीके का, तो क्या होगा, जब ये इससे टकराएगी तो ये क्या करने लगेगा, घूमने लगेगा। इससे पता चलता है कि किरणों के अंदर द्रव्यमान है। साथ में जब इससे कोई टकरा रहा है तो टकराएगा तो पार्टिकल ही, साथ में पता चलता है कि एक्चुअल में वो किरणें नहीं बल्कि कोई कण है, पार्टिकल है, जो कि छोटे जो किरणें वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। चलिए खैर आगे देखते हैं। हाँ, तो कहां थे हम, घूमने लगता है। इससे यह पता चलता है कि कैथोड किरणें सूक्ष्म कणों से बनी है, जो कैथोड किरणें है ना वो सूक्ष्म कणों से बनी हुई है, और कैथोड किरणों में द्रव्यमान तथा गतिज ऊर्जा होती है, मास भी होता है उसके अंदर, गति भी है, गतिज ऊर्जा भी है। भाई जब कोई चीज से टकराएगी और ये गति करने लगेगा, इसका मतलब इससे पार्टिकल टकरा रहा है तभी तो गति कर रहा है। अब ये कैथोड किरण है तो कैथोड किरणें छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होगी, साथ में उसका द्रव्यमान भी होगा, क्योंकि जब वो टकराया तभी तो मोशन करने लगा, तो उसका द्रव्यमान भी होगा। बात समझ में आ गई, चले आगे, बहुत बढ़िया। 4 देखो बेटा, 4 चौथा देखो, ध्यान से समझते रहो। कैथोड किरणों को जब किसी विद्युत क्षेत्र में से, यानी कि जब कैथोड किरणों को, ध्यान से देखना, ये कैथोड किरण है हमारे पास, अब मैं इसको किसी विद्युत क्षेत्र होता है कि जहां पर मैं एक प्लस वाली प्लेट और एक माइनस वाली प्लेट लगा दूं, विद्युत क्षेत्र क्रिएट कर दूं, तो विद्युत क्षेत्र में ये किरणें, चूंकि इन पे नेगेटिव चार्ज है, ये किरणें धनायन की ओर मुड़ जाती हैं। किसकी ओर बेटा, धनायन की ओर मुड़ जाती हैं कैथोड किरणें। अब पॉजिटिव की ओर कौन मुड़ेगा, जिस पर नेगेटिव होगा। भाई धनायन की ओर कौन मुड़ेगा, जब मैं इसको विद्युत क्षेत्र से गुजारता हूं तो ये मुड़ जाती है किसकी ओर, धनात्मक प्लेट की ओर। अब धनात्मक प्लेट की ओर तो वही मुड़ सकता है ना जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा। भाई हमें चार्ज की इंफॉर्मेशन थी, प्लस माइनस की इंफॉर्मेशन थी, तो ये प्लस की ओर मुड़ गई, इसका मतलब इन किरणों पर कैसा चार्ज है बेटा, ऋणात्मक चार्ज है। ऐसे ही जब मैंने चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट करा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल करा, नॉर्थ पोल मतलब नेगेटिव, साउथ पोल मतलब पॉजिटिव, तो जब मैंने चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा तो ये साउथ पोल की ओर मुड़ गई, विक्षेपित हो गई साउथ पोल की ओर। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि कैथोड किरणों पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। चलिए देखते हैं। हाँ, से गुजारा जाता है तो ये किरणें विद्युत क्षेत्र में धनात्मक प्लेट की ओर विचलित होकर मुड़ जाती हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि कैथोड किरणों की प्रकृति ऋणात्मक है, नेगेटिव है।
कैथोड किरणें चुंबकीय क्षेत्र में भी विक्षेपित होती है। चुंबकीय क्षेत्र में भी क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। क्लियर है बात बेटा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, पॉइंट 5, कैथोड किरणें उच्च गलनांक की धातु से टकराकर, जिनके गलनांक ज्यादा होते हैं जैसे टंगस्टन डब्ल्यू, टंगस्टन से टकराकर एक्स किरणें, एक्स रेज उत्पन्न करती है। जो कैथोड किरणें होंगी ना, वो उच्च गलनांक की वस्तु से टकराकर, जैसे टंगस्टन, ऐसे टकराकर क्या करेगी, एक्स रेज उत्पन्न करेगी। छठा पॉइंट, कैथोड किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। जो कैथोड किरणें होती है ना बेटा, वो फोटोग्राफिक प्लेट को भी क्या करेगी, प्रभावित करेगी। और लास्ट पॉइंट बेटा, लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट देखो बेटा, सातवां पॉइंट क्या कहता है, कैथोड किरणें स्वयं तो दिखाई नहीं देती, खुद तो दिखती नहीं, परंतु कैथोड किरणें गैसों को आयनित करती है, गैसों को आयनाइज कर देती है। खुद तो दिखेगी नहीं, लेकिन गैसों को क्या कर देगी, आयनाइज कर देगी, आयनों में तोड़ देगी। क्लियर है बात, चलें आगे। बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं E/m के मान का निर्धारण। तो हमारे पास जो जे थॉमसन थे, उन्होंने E/m के मान का निर्धारण करा। एक्सपेरिमेंट तो कैसे करा ये तो हम बताएंगे नहीं, लेकिन सीधा बस बात करेंगे, क्योंकि वो ज्यादा इंपोर्टेंट भी नहीं है, सिर्फ मान इंपोर्टेंट है, वैल्यू इंपोर्टेंट है, और वैल्यू पर ये पॉइंट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो जब हमने E/m का मान निकाला इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन मतलब कैथोड किरणों के लिए, इलेक्ट्रॉन मतलब कैथोड किरणों के लिए, तो कैथोड किरणों के लिए जब E/m का मान निकाला तो आया 1.76 गुना 10 की पावर 11 कूलाम प्रति किलोग्राम, 1.76 इंटू 10 टू पावर 11 कूलाम पर केजी, इतना आया। जहां E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, M क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो अब देखा गया, ध्यान से समझना, पहला पॉइंट वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है बेटा भी है, जो कैथोड किरणों के लिए E/m अनुपात है वो सदैव स्थिर रहता है, वो चेंज नहीं होगा। E/m का मान कैथोड किरणों के लिए हमेशा क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, वो चेंज नहीं होगा भैया। गैस कोई भी भरो, हमारे पास इस सेटअप के अंदर, सॉरी, हमारे पास इस सेटअप के अंदर कोई भी गैस भर रखी हो हमने, कोई भी गैस भर रखी हो बेटा, इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रोड लगा रखा हो, ताप कितना ही का रखा हो, हाँ, इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा, E/m का मान चेंज नहीं होगा, E/m का मान कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये बात दिमाग में डाल लो, कैथोड किरणों के लिए E/m का मान, इसे खत्म करो भाई, कैथोड किरणों के लिए E/m का मान क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। आई बात समझ में। चाहे विसर्जन नली में, चाहे विसर्जन नली में, चाहे विसर्जन नली में कोई भी गैस क्यों ना ली गई हो, कोई भी गैस क्यों ना ली गई हो, विसर्जन नली में कोई भी गैस भर लो, E/m के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, E/m का मान स्थिर रहेगा। E/m का मान कितना रहने वाला है, 1.76 इंटू 10 टू पावर 11 कूलाम पर केजी। दूसरा पॉइंट, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं बेटा, ये बहुत इंपोर्टेंट। E/m के अनुपात का मान विसर्जन नली में, बार बार नाली आ रहा है, विसर्जन नली में उपस्थित गैस, उपस्थित बेटा गैस, तापमान, दाब आदि पर निर्भर नहीं करता है। जो E/m का मान होगा वो ना तो ताप पे निर्भर करेगा, ना इलेक्ट्रोड पर निर्भर करेगा, ना वो गैस की प्रकृति पे निर्भर करेगा, ना वो दाब पे निर्भर करेगा। E/m का मान तो निश्चित है भैया, वो किसी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा। खैर, तीसरा पॉइंट, इससे निष्कर्ष, इस बात से क्या निष्कर्ष निकलता है, इस बात से क्या निष्कर्ष निकलता है कि कैथोड किरणों में सदैव समान प्रकार के ऋणावेशित कण है, एक ही जैसे कण है, चाहे कोई भी गैस ले लो,
उसके अंदर कण सेम है, क्योंकि जब उसकी नेचर ही चेंज नहीं हो रही तो मतलब कण सेम होंगे। उन्हीं कणों को हमने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन दिया। क्या नाम दिया बेटा? इलेक्ट्रॉन। तो अब कहा गया, अब ध्यान से देखना बेटा, अब मैं इसको अगर सेटअप तैयार करूं थोड़ा सा ठीक सा करके, यहां मैंने बैटरी लगा दी 10,000 वोल्ट की, और यहाँ एक वैक्यूम पंप लगा दिया बेटा। तो अब ध्यान से देखना इसको अच्छे से। अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए हीलियम गैस लेता हूं, हीलियम गैस, तो He कन्वर्ट होगा He प्लस में, साथ में एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। और अगर हाइड्रोजन गैस लेता हूं तो हाइड्रोजन कन्वर्ट होगा H2 प्लस में, साथ में इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉन की नेचर तो सेम होगी चाहे आप कोई भी गैस ले लो। भाई हाइड्रोजन गैस लोगे वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, हीलियम गैस ले लो वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इलेक्ट्रॉन की प्रकृति हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी। इसलिए बेटा E अपॉन M के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। आप नाइट्रोजन ले लो, इसमें नाइट्रोजन लोगे N2, N2 भी तो N2 प्लस, साथ में हमें क्या देगा? इलेक्ट्रॉन देगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन की प्रकृति चूंकि चेंज नहीं हो रही, इसलिए E अपॉन M के मान में भी कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया। चल आगे चलते हैं बेटा। इलेक्ट्रॉन के आवेश की गणना। भाई इस वजह से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो हो गई, जिसको श्रेय जाता है जे थॉमसन को। लिखेंगे लास्ट के अंदर, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने करी? तो इस इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी? जे थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किस पे जाता है? जे थॉमसन। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश है उसको डिस्कवर किसने करा था? R.A. मिलिकन ने। उसको R.A. मिलिकन ने डिस्कवर करा। कौन से एक्सपेरिमेंट के थ्रू? हाँ, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू, तेल बूंद प्रयोग के थ्रू। तो चलिए देखते हैं बेटा, इसको देखते हैं अच्छे से। हाँ, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का निर्धारण R.A. मिलिकन 1909 द्वारा तेल बूंद प्रयोग से किया गया। मिलिकन द्वारा इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना रखा गया बेटा? माइनस के 1.602 गुना 10 की पावर माइनस 19 कूलाम ज्ञात किया गया। एक इलेक्ट्रॉन पर इस आवेश को इकाई ऋण आवेश माना गया। इकाई ऋण आवेश माना गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है माइनस का होगा 1.602 गुना 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, इतना माना गया बेटा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना है वो किसने करी थी? R.A. मिलिकन ने 1909। इसी प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की गणना भी कर सकते हैं। किसके थ्रू? ध्यान से देखिए बेटा, मैं जानता हूं E अपॉन M का मान E अपॉन M का मान कितना होता है? E अपॉन M का मान बेटा 1.76 गुना 10 की पावर 11 कूलाम प्रति किलोग्राम। अब मुझे द्रव्यमान निकालना है, चार्ज मुझे पता चल गया इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बराबर होगा बेटा, मैं चार्ज को डिवाइड कर दूंगा किससे? 1.76 इंटू 10 टू पावर 11 कूलाम प्रति केजी से। भाई मुझे M निकालना है ना, तो M को इधर ले जाओ, इसको अपॉन में ले जाओ। तो E अपॉन E कितना है बेटा? 1.6 इंटू 10 टू पावर 19 कूलाम माइनस के, अरे 1.0602 लिख लो, पूरा लिख लो, चलो कोई मसला नहीं है। देखो यहाँ पर 1.602 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम बटे इससे डिवाइड कर दो 1.76 इंटू 10 टू पावर 11, और जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो यह आएगा बेटा 9.1 गुना 10 की पावर माइनस के 31 किलोग्राम। 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस के 31 kg, इसका आंसर 31 kg। क्लियर है? तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की भी गणना हो गई, इलेक्ट्रॉन के आवेश की भी गणना हो गई। इलेक्ट्रॉन के आवेश की गणना किसने करी बेटा? हाँ, R.A. मिलिकन ने 1909 में। याद रहेगी बात? बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं यहां पर बात कर लेते हैं बेटा, चलो मैं इसी के अंदर ले लेता हूं एक, यहां पर बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज।
इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी? जे जे थॉमसन ने। ये मत भूलना भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, आवेश जिसे मैं QE बोल सकता हूं, कितना होता है? माइनस का होगा 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 गुलाम, 1.6 बोल सकते हैं बेटा। इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है बेटा? अभी हमने निकाला है 9.1 गुना 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। ये बातें आपको पता हो अच्छे से, क्लियर है? तो आई होप के आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना और इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान की गणना के बारे में अब कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है? और पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।